Hello and welcome to this exciting episode of D5 Sattology का D5 ये हमारा only one geopolitics show होता है generally for the weekend. It's a live show. आपने Sattology मतलब science of truth or study of truth. उसके opposite है mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. So don't use the word mythology for Ramayana, Mahabharata, Vedas, Upanishads, etc. Without delay, हमारे पास हमारे पैनलिस्ट हैं जुड़ चुके हैं श्री शरद मोहन जी ऑथर है 6 बुक्स ऑथर्स हैं देश कपूर जी ऑथर एंड एडिटर ऑफ दृष्टिकोण फ्रॉम अटलांटा और हमारे विभूति जी आप सभी उनको जानते हैं फेमस एंड ही इज एंकर फॉर जयपुर डायलॉग्स एंड मेनी अदर उसके पहले भी बहुत सारे शोज वो करते थे फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स तो आज का शुरुआत हम ही सभी लोग टॉस करके कर सकते हैं हु विल स्टार्ट टुडे वो हमने डिसाइड किया हुआ ना आज देश का मूल्यांकन करेंगे देश यूनाइटेड नेशंस का स्टेटमेंट आया सैडनेस मॉस्को टेरर अटैक्स पे फिर उसके बाद मॉस्को ने उनको बोला फिर चेंज किया उन लोगों ने फिर अपना यूएसए ने पहले वार्निंग दे दिया था मॉस्को अटैक के लिए सो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे इस सब इश्यूज पे व्हाट डू यू थिंक नमस्ते एंड थैंक यू यहाँ आके हमेशा मेरे को अच्छा ही लगता है जैसे मैं पिछली बार भी बोला था सो अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड see it is very dangerous what has happened and I think things have moved to a point where ये proxy attacks तो होते हैं but you know इतने daringly नहीं होते इतने blatant नहीं होते मतलब मेरे को जो कमाल की चीज़ ये लगी कि यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन थी एड्रियन वॉटसन वो कहती है आईसिस bears sole responsibility for this attack. There was no Ukrainian involvement whatsoever. चोर की दाढ़ी में तिनका यूक्रेनियन इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात ही क्यों करनी है अगर नहीं थी तो वो इसलिए करनी है क्योंकि उनको लगता है कि कुछ है ऐसा और सी द फैक्ट इज दैट people in the world do not understand what had happened in Afghanistan. They keep on thinking that Taliban and the rest of the people, rest of the Islamic groups were the ones who were fighting the Soviets and Russians. That was not true. Taliban तो आया ही अफगानिस्तान में 1992 में था जब सोवियट्स जा चुके थे और सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था सोवियट्स को बाहर निकालने का श्रेय टोटली अहमद शाह मसूद को जाता है अहमद शाह मसूद वाज द वन whom Al-Qaeda and Taliban wanted to eliminate before Al-Qaeda would do 9/11. In fact ये पैक्ट था दोनों के बीच में तालिबान ने अल-कायदा को बोला था अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको 9/11 करना है जो जानते थे वो करेगा तो आपको पहले इसको अहमद शाह मसूद को निकालना पड़ेगा बिकॉज अहमद शाह मसूद विल destroy all of us if anybody gives him arms and ammunitions after that. So ये हुई थी बात और after Ahmad Shah Massoud Ahmad Shah Massoud had gone to Brussels in early 2001 and he had told one of the CIA handlers at that time that if I am killed, you can be rest assured that something very terrible is going to happen on your soil. He was assassinated on September 9th, 2011, and September 11 happened after that. And, ISI, Taliban, Al-Qaeda were all interlinked in this. There is a CNN article, मैं आपको अभी चाहो तो आपको लिंक भी भेज सकता हूँ where it is, मैं आपको भेज ही देता हूँ वो आर्टिकल का लिंक अगर मेरे को मिलता अभी तो उसमें बड़ा क्लियर था कि जो उन्होंने पैसे थे मोहम्मद अट्टा को वो ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने भेजे थे और जो लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने पैसे भेजे अट्टा को वो अट्टा ने
सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और फिर उसके बाद जो पैसे बच गए वो इतना ब्लेटेंट था कि उसने जो पैसे बच गए वो वापस ओमर सैयद को उसने भेज दिए। ओमर सैयद वाज अ गाय हु किल्ड डेनियल पर्ल। ही वाज अ गाय हु वाज इन बिटवीन लेफ्टिनेंट जनरल महमूद एंड मोहम्मद अट्टा। कोई लॉटरी तो निकली ली थी उसकी मोहम्मद अट्टा की कि सडनली अरे लाइक इसकी लॉटरी निकली है $1 लाख की, इसको हम पैसे भेजते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। वो जानता था वो क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि you know these guys the guys who were actually fighting the Soviets were not the ones who are there now. The ones who are there now in terms of Islamism and all that are the ones who are fighting the guy who threw Soviets out. सो अगर कोई ये नैरेटिव बनाना चाहता है किसी के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड के अरे अरे ये सारे जो इस्लामिक वॉरियर्स हैं दे वर ऑलवेज अगेंस्ट रशिया, नो दे weren't. They were not the people who threw Russia out or Soviets out. पहले तो ये। दूसरा जो अमेरिकन्स हैं they have known to harbor and to manage the entire jihadi movement, like the whole Muslim Brotherhood and all those things. And there is enough evidence of all those things. कैसे वो फाइनेंस करते रहे हैं, कैसे CIA उसको बैक करता रहा है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस स्पेशली MI6 उसको बैक करता रहा है शुरू से लेके आज तक। So these guys have actually like worked together to use ये इस्लामिस्ट और जिहादीज को यूज करते हैं टू गो एंड डिस्ट्रॉय एनी कंट्री, एंड देन दे गो एंड लाइक उस जिहादी ग्रुप का सफाया कर देते हैं। सेम थिंग दे डिड इन इराक, same thing they are trying to do in Pakistan, Syria, anywhere they go, they use them as a front force. वो भी बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे अरे हम यहाँ इस्लामिक स्टेट सेटअप करेंगे, ऐसा कुछ होता है नहीं है। तो so basically, in my view, this was an attack from quote unquote the Western forces in some way, or forces linked to the Western forces through Ukraine in Russia. I see no other alternative, because ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अफगानिस्तान से उठ के गए हों वहां मारने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं ये दिस वाज द अफगानिस्तान ग्रुप ऑफ द आइसिस। दैट इज नॉनसेंस। सो अगर ऐसा अगर चेचनिया से गए होते तो मैं समझ सकता था, पर चेचनिया से नहीं था ये। दैट मीन्स के this war has escalated even further on. Now the next steps from like Russia could be even more devastating, and like along with China. Well, we are getting into a very strange and difficult territory. मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अभी तो इंडिया ने जो बचा लिया, वो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर वॉर होनी थी और बचा लिया तो उसने लाइक उन्होंने मोदी ने बहुत देर तक नहीं बचा पाएगा कोई, ऐसा मेरा विचार है। विभूति जी। You're on mute. I apologize. नमस्ते व्यूअर्स, आप सबों का स्वागत है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया की सारी जो जियोपॉलिटिकल चीज है वो इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड डोमिनेशन। ये दो शब्द ऐसे हैं कि सारा का सारा जो दारोमदार है वो कंट्रोल और डोमिनेशन पे चलता है। हम क्या कंट्रोल करते हैं हम, और किसको डोमिनेट करना है। तो अभी जो देश जी कह रहे थे, अफगानिस्तान का जो सिलसिला था, अहमद मजूर वाज किल्ड बाय पीपल हु जो अपना बोलबाला वहां पे करना चाहते थे। तो लेकिन ये करता कौन है? जैसे कि कहते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट को डिवाइड करने के लिए चर्चिल sat with Lawrence of Arabia and the deserts of Arabia and drew the map of Middle East on a napkin. तो this is ये बहुत बड़ी चीज है कि आज की तारीख में 21वीं सदी में 2024 में बहुत सी खबरें जो हैं और बहुत से चाल जो है लोग देख लेते हैं। तो आपने दो चार चीजें की हैं अभी, स्टेटस ऑफ यूनाइटेड नेशंस और मॉस्को वगैरह वगैरह। तो दो चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, अमेरिका का जहां तक सवाल है,
अमेरिका, हमने इस बात में चर्चा भी की है कि आज तक किसी अमेरिका कोई भी वॉर जीता नहीं है अपने आप से, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट वन अ सिंगल वॉर। डेफिनेशन अगर किया जाए तो वेदर इट्स अ वॉर ऑन ड्रग्स, वॉर ऑन टेरर, war on child sex and pornography, we haven't won any war. On the contrary, we keep waging war to manipulate or to play a certain game. अब जो है वो खेल सामने आ गया है बाहर। तो जैसे कि मॉस्को पे अटैक हुआ, मैंने कल चर्चा की थी इसके बारे में कि अगर मॉस्को पे इस तरह से टेररिस्ट अटैक होता है, रिपोर्टेडली CIA had warned them also, and then accusation and denial. But look at the scenario here. हम और आप सिर्फ बकबक करते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे, खेल कुछ और हो रहा है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कंट्रोल एंड डोमिनेशन, कंट्रोल एंड डोमिनेशन, कंट्रोलिंग रशिया through XYZ, Russia trying to control America through XYZ, China trying to control America through TikTok, where they have found, where China has found the fault line in democracy is freedom. What is the biggest strength of democracy is freedom. China has hit the West and the democracies. Islam has hit the West and democracies of the world on freedom. This is what is important to understand. And this other part also is very important कि जैसे कि देखिए आप कहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की बात लीजिए, तो यूनाइटेड नेशंस जाने के पहले रशिया पे एक और चर्चा हो जाए यहाँ पे। अगर ये इस तरह की भयानक हरकत वहां हो सकती है, लेकिन रशिया ने 4 लोगों को पकड़ लिया, सुसाइड नहीं किया उन लोगों ने, वो बॉम्ब लेके नहीं गए थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए। अब जब पकड़े जाएंगे तो रशिया विल डेफिनेटली उनसे उगलवा लेगा कि किसने कहां से क्या भेजा है। आप अमेरिका और CIA जो भी डिनाई करे, लेकिन बाद में सच सामने आएगा। सच जो सामने आएगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सच की नैरेटिव क्या बनती है। जो पुतिन ने टकर खालसन को कहा था कि I can never win the narrative war with West because the West controls all the media. They control all the narrative making. तो कौन किस पे विश्वास करेगा, ये आपको हमको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पड़ेगा उस बात पे। तो अगर ये रशिया में हो सकता है तो बी प्रिपेयर्ड, अमेरिका बेटर बी प्रिपेयर्ड। Out of the 8, 9, 10 or 11 million illegal immigrants who have walked in this country, we know the numbers, कितने सारे गेटअवेज थे, कितने सारे टेररिस्ट आए हुए हैं। तो जो पहले अमेरिका का डॉक्ट्रिन था कि वी फाइट द वॉर देयर सो दैट दे कांट फाइट हियर, if a cultural center in Moscow can be attacked, how difficult it is to blow up a George Washington Bridge or a Golden Gate Bridge? Tell me that. How easy it would be to blow up a Minneapolis mall? What is the impact of that? Uska impact or implication ye hai ki America will no longer be the country that it was. And that unfortunate, ugly thing is a possibility we cannot ignore. The war is in United States. So America has to play the game very smartly. कि जो आप कहते थे कि समुद्र के कारण कोई हम पे अटैक नहीं कर सकता है और कनाडा और मेक्सिको हमारे टेरिटोरियल लैंड सपोर्टर हैं वहां पे, हम अब नहीं है वो। इन्वेजन इज हैपनिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ बोथ अलाइक। नॉर्थ का किसी को पता भी नहीं है, साउथ का तो हम देखते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे पॉलिसी कैसी हो रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसी कैसे हो रही है, यूएस की पॉलिसी क्या हो रही है। स्क्वाटर्स हैव, योर होम इज नो लॉन्गर सेफ if it is empty for 4 days or somebody comes in there, your home is not safe anymore. Think about it. The ridiculousness of the policy making is hurting America most, and people will take advantage of that. Your enemy will take advantage of either your strength or your greatest vulnerability. On ideological level, it is freedom is the fault line. At a practical level, as I always say, thugs and thieves take advantage of the compassion of the society and the rule of law. You and I are knowing it and seeing it every single day. So I would say one thing, the United Nations to kachra ho hi gaya hai. There is nobody believes in it, and I want to make a mention of that to all the viewers.
Kindly look up. Recently, 80 people signed a complaint to the United Nations based on the United Nations documents how Islam has been committing atrocities against women. 80 people have signed and the petition has been submitted to United Nations. If you want, I will send you the particulars of that. It is a very serious thing. It is not a figment of imagination of an author or a writer. It is based on the United Nations' own documented record of what is happening. Think about it from that point of view. UN's credibility is at an all-time low, and दुख की बात यह है कि 5 Security Council members who are supposed to be having the only nuclear power as deterrent for the war are the biggest violators of peace. So आज की तारीख में हम, आप और आम जनता सब समझ गई है, to have a war to bring peace is an oxymoron. Thank you so much. Very enlightening. सरज जी, थोड़ा सा उसमें ऐड करिए क्या तड़का थोड़ा सा कि because should the UN chief resign also? इन सब इसके if you want to add. Namaskar. So, we are talking about the foreign policy. Foreign policy is often directed for the purpose of ensuring the national security of a country. तो हर देश को राइट है अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी मैकेनिज्म है अपने इंटेलिजेंस एजेंसी से CIA से जो भी जिस तरह से भी हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कर सकता है. इट इज टोटली जस्टिफाइबल इन अ डिप्लोमेसी. हमारे कौटिल्य जी ने भी कहा है कि डिप्लोमेसी अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, एंड आई एम कोटिंग हिम, does not seek to avoid war but to ensure victory in warfare. और उन्होंने फिर बोला है कि if victory is assured then one should go to war setting aside any agreement, any treaty signed previously. तो चाणक्य जी ने तो खुद ही बोल दिया है कि अगर पास्ट में कोई ट्रीटी भी है अगर आपने साइन किया, जो कि आप देख रहे हैं कि चाणक्य नीति को चाइना फॉलो करता है, राइट? इंडिया से सारे पास्ट ट्रीटी को दरकिनार करके, एंड नाउ इट इज इन अ पोजीशन विद 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. लॉट ऑफ द व्यूअर्स विल से कि भाई डेटा गलत है, तो भैया एक्चुअल डेटा 17 ट्रिलियन है, बट जो कि चाइना हमें बताता है 17 से 20 ट्रिलियन, बट वी थिंक कि 12 ट्रिलियन से ज्यादा उसकी इकोनॉमी नहीं है. वी हैव अ राइट टू हैव आवर व्यूज. तो जब उसके 12 ट्रिलियन में वो सलामी अप्रोच वगैरह लगा के इंटरफेयर करता है, टोटली नॉट रिस्पेक्टिंग एनी पास्ट ट्रीटी, तो कौटिल्य ने ये बता के गए हैं. और अनफॉर्चुनेटली भारत जैसा देश उसको फॉलो नहीं करता है. उसको फॉलो अमेरिका करता है, उसको फॉलो चाइना करता है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग एंड आयरनी. नाउ कमिंग बैक टू द करेंट सिचुएशन, देखिए ISI फ्रॉम पाकिस्तान, CIA फ्रॉम अमेरिका, ये लोग का एक ग्लोबल लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन का जो बहुत लंबा हिस्ट्री है, इट विल नॉट अलाउ द इस्लामिस्ट फोर्स को कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल. तो ये जो रशिया में हुआ, जिसको इमीडिएटली बोला गया कि ये ISIS का इशू है, ISIS ने किया है, ये बेसिकली इनिशियल एंगर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि रशिया पागलपन में न्यूक न कर दे किसी नाटो कंट्री को. बट वी ऑल नो फ्रॉम एनालिस्ट पर्सपेक्टिव, अगेन आई स्टैंड फॉर माय व्यूज फ्रॉम एनालिस्ट पर्सपेक्टिव, दैट ये ISIS नहीं है, ये डेफिनेटली इस्लामिस्ट है. ये जो 4 लोग पकड़ाए, और जैसे विभूति जी ने बोला कि ये सुसाइड बॉम्बर्स नहीं थे. ISIS और एनी जिहादी ग्रुप वो मर जाते हैं, क्योंकि उनको रमजान के समय में, जो उनके पाक महीना अभी चल रहा है, इसमें मरने से उनको 100% जन्नत जाने का मौका मिलता है. नाउ दिस ताजिक, राइट, ताजिक लोग पाकिस्तान की तरह या जिहादी की तरह अभी उतने डाइहार्ड नहीं हुए हैं, इस्लामिस्ट हैं लेकिन वैसे डाइहार्ड नहीं हुए, इसलिए ये लोग मरे नहीं. ये लोग यूक्रेन के बॉर्डर, जो सेफ बॉर्डर बना हुआ था स्ट्रेटेजिकली, वहां पे पकड़ा गए 4 लोग अलॉन्ग विद देम, और भी कुछ लोग पकड़ाए, तो आई थिंक टोटल नंबर इज 11. तो ऑब्वियसली रशिया इनसे निकलवा लेगा, बट ये एक मर्सनरीज थे जो एक इनविजिबल हैंड ऑफ अ ग्रेट इंटेलिजेंस पावर ने इनको यूज किया
to trouble Russia so that Russians doesn't think after Putin's recent victory कि आप वॉर जीत गए हैं, राइट? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नैरेटिव ड्राइव करना था कि तुम ये मत सोचो कि तुम वॉर जीत गए हो, जब तक लास्ट यूक्रेनियन बचा रहेगा ये वॉर चलते रहेगा। तो सो दैट वाज वन लेसन। और जो ये जो तजिक पकड़ाए हैं, ये बिल्कुल 26/11 स्टाइल में इन्होंने, आई सॉ दैट वीडियो, इट वाज सो ब्रूटल, लोगों को गोली मार रहे हैं। और दिस आल्सो शोज कि दुनिया कितना कितना वल्नरेबल है, कहीं भी घुस के कुछ किया जा सकता है। और ये इस्लामिस्ट जो हैं वो तब तक यूज्ड होते रहेंगे जब तक एक इनविजिबल हैंड ऑफ वेस्टर्न पावर इनको यूज करते रहेगी फॉर वेरियस रीजन, एंड दैट इज व्हाई a country like Pakistan will always exist, and unless and until there is an access जो इनको काउंटर कर पाए। चाइना जो अभी सेफली बैठा हुआ है थिंकिंग शिंगजियांग को उसने कंट्रोल कर लिया है, वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और एक बार उसके यहाँ जब ये चेन ऑफ इवेंट शुरू होगा तो उसके बियॉन्ड, उसके कंट्रोल्स के बियॉन्ड होगा, क्योंकि वो बॉर्डर भी शेयर करता है इनके साथ, बहुत क्लोज है वो। तो लास्टली अबाउट द यूनाइटेड नेशन का रोल, यूनाइटेड नेशन तो ऐसे भी आदित्य जी इज अ डिफंक्ट, यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं है। यूनाइटेड नेशन इज जस्ट रबर स्टैम्प, सो इट्स ऑल व्हाट अमेरिका वांट्स एंड टू सम एक्सटेंट नाटो वांट्स। इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, इलेक्शन है, जर्मन डिप्लोमेसी में आपने देख ही लिया है कि फर्स्ट टाइम दे ब्रेजनली इंटरवीन इनटू इंडिया इंटरनल पॉलिटिक्स। और अरविंद केजरीवाल को लेकर जर्मनी ने बोला कि वी विल बी मॉनिटरिंग द इंडियन कोर्ट प्रोसीजर की वो फेयर एंड बैलेंस है कि नहीं। इतना डायरेक्ट इंटरवेंशन इनटू इंडियाज अफेयर, क्योंकि आप रशिया से तेल ले रहे हैं। तो ये अभी चलते रहेगा, ये इंटरेस्ट इस पे, रादर देन गेटिंग इमोशनल, यूज योर ब्रेन, इज अ चेस गेम गोइंग ऑन एंड एंजॉय द गेम। That's what I will say. That will be my opening statement. United Nations के chief का resignation, as I said, it doesn't matter. I don't look up to him as a citizen of this world कि he will solve any problem, because I don't know कि अभी है कौन, उसका नाम भी मुझे नहीं पता है। And lastly, विक्टोरिया नुलैंड, हमारी सिस्टर अमेरिका की जो चली गई, उन्होंने उनका 2 स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है। एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि रशिया को बहुत जल्दी एसिमेट्रिक वॉर झेलना पड़ेगा, और दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया जाने के पहले कि पुतिन विल see some nasty nasty surprises. And if I relate those two statements with what happened when 140 people, I think latest data दे रहा है 140 people died, 60 से स्टार्ट हुआ था, 150 के लगभग लोग मर गए हैं, आई मे स्टैंड करेक्टेड, बट सो नास्टी सरप्राइज तो मिल गया मिस्टर पुतिन को। और ये एसिमेट्रिकल वॉर है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट वॉर ऑफ एनी वेस्टर्न कंट्री। तो ये अभी गेम चल रहा है, चेस है। यस, ग्रेट पॉइंट। अब मेरा इसमें व्यूज बड़ा छोटा सा है। आई थिंक यूनाइटेड नेशन जैसे बोला था वो तो डेफिनेटली नीड्स टू गो, और इरेलेवेंट हो गया है मोस्टली। और इसमें आई थिंक बहुत सारे मैं चैनल्स देख रहा हूँ, कुछ लोग पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट। मेरा ये कहने का मतलब है कि आई थिंक इसमें वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ जरूर चेक करना चाहिए सबको, और इट विल बी वेरी शेम इफ वी वर फाउंड टू बी कॉट इन दिस। सो देश कपूर जी, what is the angle which you see the world is looking at this entire incident आपके हिसाब से? See, that is the thing, right? So before I go there, there is an interesting fact of history, factoid जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये मुस्लिम ब्रदरहुड का जो था ना, जब ये शुरू हुआ था, तब ये शुरू तो किया था MI6 ने, बट नाजीज का बहुत बड़ा हाथ था उसको आगे बढ़ाने का। एक उनमें एक नाजी वो होता था, like ideologue, Gerhard von Mende. He was an expert in the Turkic studies, and he was the head of the Caucasus division of the Nazis. So his office was mainly responsible for overseeing the Nazi occupied
eastern territories. So he came up with this idea of how to weaponize the quote unquote the oppressed people of the Soviet Empire, like Tatars and Georgians, Chechens, Kazakhs, Uzbeks. And उसको वो कहता था the fifth column. उसका ये विचार था कि जो ये नॉन रशियंस हैं विद इन द यूएसएसआर एम्पायर, हम इनको यूज कर सकते हैं टू फाइट द रशियंस, टू ब्रेक अप द सोवियत एम्पायर. नाजीज का ये प्लान था, राइट? एंड जब during the middle of the World War II, he actually recruited thousands of captured Soviet soldiers who were from non like Russian background. And there was a very interesting report by NPR, in fact, जिसमें था कि वो सारे के सारे जो उसने रिक्रूट किए थे लोग, they were all Muslims. So using Muslims within the larger Soviet context to target Russia is not a new idea. It has been there since the Nazis' time, and that has been later on used. And जब ये ब्रेक हुआ तब भी जो उनके सेंट्रल एशियन जो पावर्स थी और जो countries, Kazakhstan and all that, they were used in like many different ways. So as far as how जो आपका question है कि how's the world looking at it, I think there is, जो पुतिन ने बोला ना, बड़ा सही बोला था कि मैं लड़ नहीं सकता narrative war में against the West. And that is very true because they have such an overwhelming strength and control over the narratives. It's very difficult to fight that so easily. So चाहे वो incubator babies हों for the first Iraq war, या WMDs हों for the second Iraq war, या सीरिया में और बाकी जगह यूक्रेन में, और रशिया ये कर देगा, रशिया वो कर देगा, वो हो, like it has always been एक ना वो शाइनी ऑब्जेक्ट वो दिखा देते हैं कि ये है विलन और उसको हर कोई बंदा मारने के लिए भागता है. तो इनका जो नैरेटिव वॉर है वो ऐसे चलता है. जैसे वन ऑफ द foremost authority on these issues is John Mersheimer. He was the professor at Chicago, the University of Chicago, of political science. And this guy has discussed very clearly how West was actually responsible for this, the Ukraine war, and pushing Putin to fight. बट उसकी आवाज इतनी चलती नहीं है बिकॉज कोई उसको सुनाने को तैयार नहीं है. कोई मीडिया सारी खरीदी हुई है. एक टाइम था अब जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जो है, जिसके इंजन्स और वो सब यूज होते हैं इन द प्लेन्स, एंड इट्स ओन प्रॉफिट्स आर लिंक्ड टू द वॉर्स. Now, these kind of military industrial complex की जो companies हैं, they owned NBC at one time. So there is a very, there is a nexus that is out there between media, these military industrial complex, the Western politicians, the intelligence agencies, जिसको it is very tough to beat. And they use all this for like pushing their own profits. And this time they have actually gone into very dangerous territory, because like Russia is not Iraq, and like Russia is not like Ukraine also, and Putin is a very, very different kind of a ball game. So irrespective of what the world thinks about what has happened, I'm more worried and more concerned actually about what Putin thinks now,
बिकॉज एक टाइम होता है जब पहले तो होता है ना कि यू थिंक देर इज some ambiguity in the whole thing, and so there is some territory where like which or there is some gap between you taking the terminal step and not taking the terminal step, right? That territory, that gap between Putin not taking the terminal step and taking the terminal step is reducing every day, because वो कहेगा कि मेरे पास और ऑप्शन भी क्या है, and if he thinks like that, that would be a very dangerous thing, because before he goes to the terminal step, he will unleash hell. And ऐसा नहीं है कि they can't think of hellish things. People who know what happened in Afghanistan would know that there were these things called butterfly bombs. Those butterfly bombs were used, and in Afghanistan, and kids were being maimed and killed. They can think of a lot of negative and crappy stuff. If they get going, things can get really bad. So you don't want to take that guy there where that person will start doing things to you that you will not be able to bear. So ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मेरे को डर है कि पुतिन को ये पुश कर करके उस पॉइंट पर ले आएंगे कि वो ऐसी चीजें करनी शुरू कर देगा जो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे. तो उस बात का मेरे को डर है. It's not about the individual also, it's a Russian state totally. Correct, right. So विभूति जी, थोड़ा सा इसमें ये भी एंगल बताइए कि आपने इन्वेजन की बात करी और एक हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहा है दी स्क्वाटर्स. न्यूयॉर्क पोस्ट का वो आ गया स्क्वाटर्स, और न्यूयॉर्क पोस्ट हैज ओपनली सेइंग दैट हाउ द स्क्वाटर्स लॉ प्रोटेक्ट स्क्वाटर्स मोर देन द ओनर्स. मतलब आप मंथली पे भी करते रहेंगे व्हाटएवर यू हैव टू पे फॉर द हाउस मॉर्गेज, और आप फिर भी you are still not the owner of the house because you are not in the house when the other guy came in. कैलिफोर्निया में 6 महीने का लॉ है, 6 months you cannot evict. No, from geopolitics to squatters in New York and America, it's a big switch. नहीं switch मत करिए, वो पहले geopolitics continue करिए, but you can add this element also. Yeah, we'll talk about that. That's again what I'm talking about, जो आपने कहा था. देश जी ने 2-4 चीजें बहुत बढ़िया कही हैं कि driving your evil or driving your enemy to the precipice when he has no choice left to do but the ultimate. Remember that narrative war. It was during, I remember I was in India at that time, कि जब Time magazine में हमने article पढ़ी थी कि how America, the church, the Vatican colluded to bring down the evil empire. And उसके पहले रेगन ने उसको evil empire करके छापा मार दिया था. जिस तरह से हम और आप इतने पीसफुल लोग हैं, लेकिन हम हिंदुत्व के नाम पे बदनाम हैं. हमारी बदनामी होती है. Without understanding anything, people are slapping on us, right? So the most peaceful community, immigrant community anywhere in the world are us. And we are being branded as the ultimate evil. Think about it from that perspective. It's about narrative building. The other important part was, see, again, jo charcha hui thi, it is all about control and domination. East India Company went away, but now it is MNCism chal raha hai. Whether it's a pharmaceutical MNCism, defense industry MNCism, everybody is playing that game. कि उसको कैसे control किया जाए through this or through that. Vaccine story in India is the big example of that. How Pfizer tried and Moderna tried to destroy the domestic vaccine development in India. That's everybody knows now. Which is what I say, that the bigger powers are now facing threats from around the world. From the whales are feeling the threat from the minnows. That's what is happening now. So you must have heard about the another story that came about, went totally unnoticed, that more than 50 countries have begun to withdraw their gold reserves, which they kept in America, back to their own custody. It's a very important thing.
Many countries have shifted their gold reserves, which the United States used to keep as the ultimate keeper of, all things reserves. They want to take it away, and they're taking it back to their own systems. This is where, as an Indian American, as a lover of India, and as a lover of America, we are seeing that both these prominent democracies are under serious threat from people who do not believe in our way of life. Let's put it that way. The people who quote that part, freedom, 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 are the people who do not give you freedom, who deny you your freedom of freedoms, but they will insist freedoms for themselves. That's what is important, and that's where the squatters thing comes in. So, that's where the squatters thing come in, that Democratic Party. And I found, yesterday I was talking to somebody, and I said that there is an uncanny similarity between the Democratic Party here and Congress Party in India. They exploit on every single vote bank politics. And somewhere on the line, they remain champions of women, but they will destroy the women's games through transgenderism because they are protecting all people. Think about it. This is how these two parties are playing the game of minorityism to destroy the majority. And yet women vote for Democrats. That's a question to be asked. India itself, you look at the geopolitical element. The Congress Party has systematically destroyed Hindus with anti-Hindu policies. They have taken advantage of Muslims. उनको गरीब छोड़ करके political protection दे दिया. सिखों को देखिए, उनको मरवा दिया. लेकिन आज भी ये लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं. So this is what is interesting. The Democratic Party was the Ku Klux Klan party. They were the ones who were pro-slave party. And they are now the champions of both the things. The narrative building is again very important. But I will say one thing more here, that P.J. O'Rourke was one of my favorite conservative satirists. And P.J. O'Rourke had said that America, I was there at that talk in Waldorf Astoria in New York City, when he said, America will forever have a serious problem coming up with a comprehensive foreign policy because every American is a goddamn foreigner. These are his exact words. Every American is a goddamn foreigner. So if you and I are Secretary of State, guess what? Our policies, we will prevent American foreign policy not to be anti-India, even if not pro-India. We will make sure that it's not anti-India. So that's the kind of thing which is important. And I feel, in another sense, that, ये सब चलता ही रहेगा, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन आज की तारीख में देश जी की warning is very, very pertinent. And that pertinence comes from the fact that today, thanks to technology and science, news travels faster than the speed of lightning. So people get agitated, they come on the brink very easily. So today, if there is a general impression. यहाँ पे भी एक छोटा सा WhatsApp group है, जिसमें somebody said, "Oh, Modi is nice, but he is all anti-democracy." I said, "How is he nice if he is anti-democracy? Oh, he is not giving Kejriwal the right to." I said, "Well, you have no objection to Trump being humiliated without due process of law, but you are upset about Kejriwal, but he's getting all the due process. He has not been told, no, you can't file your appeal in High Court or whatever." So the question is that here is a key element. In democracies, there is a particular thing, how the criminals and thugs take advantage of the compassion of the society, because you are not guilty until proven. So guess who are taking advantage of that? I won't say a word on it. शांतनु जी आए हुए हैं, उनका स्वागत है. आई थिंक आदित्य जी, आप सवाल पूछते पूछते थक गए होंगे शायद, अब थोड़ा आप भी बयान दीजिए अपना. मैं सुन रहा हूँ. आज मेरा व्यूज कुछ है नहीं, इसलिए मैं सुन रहा हूँ बस. ये किताबें लिखने वाले आप हैं, सत्तोलॉजी के ग्लोबल एटलस पे किताब लिखी है आपने, so कुछ सच तो बताइए हमें भी. एक्चुअली अगर हम लोग गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड को देखें, पेपल बुल को देखें, वन ऑफ योर फाइनेस्ट बुक्स आई हैव रेड. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. वो जो पेपल बुल जो है, इट हैज क्रिएटेड वॉर्स एवरीवेयर. कैथोलिक चर्च का जो पेपल बुल है, एंड आई थिंक दैट इज एट वर्क राइट नाउ, क्योंकि हमको वो एंगल कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे नीड वॉर्स टू सस्टेन द चर्च. पीरियडली, इनडायरेक्टली यही है पूरा.
और उसको मेक बिलीव वर्ल्ड जो है ना हमारा मिकी माउस वाला, ये मिकी माउस में बिलीव करते हैं तो मिकी माउस ही हो गया भगवान, और कोई मानता नहीं तो उसको मार डालो। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और हम लोगों ने, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, नॉट ऑल अमेरिकन्स, मेरे को लगता है सेटलर माइंडेड अमेरिकन्स, जो एक ब्रीड है, स्पेसिफिक ब्रीड है अमेरिकन्स की, उनको ये लगता है कि दुनिया में लाठी से ही भैंस चलने वाली है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर भैंस है ही नहीं तो कौन लाठी से चलेगा। तो कोई लाठी पकड़ भी सकता है, वापस मार भी सकता है। तो उस एंगल पे मैं ज्यादा सोचता हूँ। एक्चुअली शरद जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था चाणक्य नीति के ऊपर, और एक उनके लिए क्वेश्चन भी आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। तो फिर उसके बाद हम संक्रांत साहू जी को सुनेंगे। उसके बाद पहले हम लोग शरद जी का वो क्वेश्चन जो था, ये आया इनके लिए विशाल से। सभी वक्ताओं से प्रश्न है कि चाणक्य नीति धर्मानुसार विरोधाभास होती है या धर्म संगत है, शास्त्र इन संदर्भ में क्या कहते हैं। तो आज के शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो कैसा लगता है ये इंसिडेंट पूरा। एंड देन संग्राम जी प्लीज। तो विशाल जी बिल्कुल शास्त्र संगत है चाणक्य नीति, और इसमें कोई विरोधाभास या प्रश्न होनी नहीं चाहिए। जब जब श्री राम को एक सर्टन वे में मर्यादा पुरुषोत्तम होकर रावण का वध करना था, उन्होंने किया। जब श्री कृष्ण को अपने नीति से और धर्म का डिफाइन करके उन्होंने जब बैड इविल सोर्सेस को महाभारत में खत्म किया, इंक्लूडिंग नॉट वेरी इविल बट स्टिल साइडिंग विद द इविल्स, उन लोगों को भी हटाया। तो धर्म, जब आप महाभारत, आप गीता पढ़िए, आपको वहां पे आंसर मिलेगा। सो दैट इज माय सेइंग। चूंकि ये लंबा विषय है, सो इस पे मैं नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा अभी इस वक्त। हमारे आगे के श्रोता, हमारे पास पहले के श्रोता लोग और वक्ता लोग रादर, विभूति जी एंड देश जी ने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। मर्सनरीज को इन जियो पॉलिटिक्स यूज किया जाएगा, और इस्लामिस्ट कंट्रीज हैं अदर देन द अरब कंट्रीज जो कि फाइटर नहीं होते हैं। जो टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जहाँ पे जिहादी एलिमेंट्स ज़्यादा मिल सकता है, वहाँ पे हमेशा गरीबी को रखा जाएगा स्ट्रैटेजिकली, और उनको मर्सिनरीज के तरह यूज किया जाएगा फॉर ऑल द इवेंट्स इन जियोपॉलिटिक्स। वेस्ट विल नॉट फाइट देमसेल्फ, दैट इज नंबर वन। उसके बाद देश जी ने, आपने बोला था कि प्यूटिन ने बोला कि नैरेटिव वॉर नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही, वेस्ट से जीतना तो बहुत मुश्किल है, जबकि सारे बिग टेक सारे यहीं पर हैं, पूरे सिस्टम पे उनका कंट्रोल है। लेकिन कल मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखा, और ये कल मैंने दो इवेंट देखा, एंड आई वांट टू डिस्कस विद द व्यूअर्स हियर। कल मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बॉलीवुड मूवी देखा, फाइटर। हेलो, कुछ करने का था नहीं, तो मैंने सोचा कि मूवी लगा लेता हूँ। ऋतिक रोशन की एक नई मूवी है फाइटर, उस पर मैं आता हूँ। उसके पहले मैंने एक यूट्यूब पर मैं न्यूज़ देख रहा था। तो ये जो 4 आतंकवादी पकड़ाए हैं यूक्रेन बॉर्डर के पास, जो रशिया में बॉम्बिंग करके भाग रहे थे, उनका एक वीडियो इमेज नैरेटिव जो पुतिन ने पोस्ट करवाया, उसमें था कि एक बंदे को जमीन पर पटक के सुला दिया गया है, और एक रशियन मिलिट्री के बंदे ने अपने बूट से उसके सर पे रखा हुआ है पाँव, और उसके बाल को ऐसे खींच के पकड़ा हुआ है। एंड दिस वाज द वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव व्हिच वाज शोन कि सारे ह्यूमन राइट्स और ये सब जो है, ये सबको दरकिनार करते हुए। एंड दिस इज द नैरेटिव व्हिच इंडिया इज ऑलवेज मिसिंग इन अ जियोपॉलिटिक्स। अब मैं आता हूँ, ये मूवी जो फाइटर मूवी है, इस मूवी में ऋतिक रोशन, ये बेसिकली एक खिचड़ी मूवी है। इसमें पुलवामा का स्टोरी को यूज किया गया है। ये बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान का दिखाया गया, राइट। तो हमारे एयरफोर्स का काफी मैन्यूवरिंग है, फाइट वाइट का। तो इसमें जो पाकिस्तान के तरफ से एक जिहादी है, ही इज शोन एज अ मैको मैन, राइट। एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा, गुड लुकिंग एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो 3 ऑपरेशन सक्सेसफुली करता है, बीटिंग आवर आर्मी, लाइक एकदम मार मार के उनको धज्जियां उड़ा दिया इंडियन आर्मी के जवान्स को। एक पंजाबी कैरेक्टर के आर्मी को, एक मुस्लिम कैरेक्टर के आर्मी मैन को, इंडियन आर्मी को। सी द नैरेटिव कैसे हमारे यंग लोगों के ब्रेन में बैठाया जाएगा, राइट। बॉलीवुड अभी भी नहीं सुधरा है। इनको इतनी बुरी तरह से मार के, लिटरली लाइक उसके बाद उनका बॉडी को काट काट के भेजा। देयर वर 3 such ऑपरेशन बिफोर
और ये जिहादी पाकिस्तान का एक जिहादी है, इट्स नॉट इवन लाइक 1 in 100, ये एक है। और उसको मारने के लिए आपने 3 फेल्ड ऑपरेशन किया। एज एनालिस्ट आई सॉ दिस मूवी, राइट, 3 फेल्ड ऑपरेशन किया, और आपका जो बेस्ट फाइटर है, विच इज द हीरो ऑफ द मूवी, राइट, ऋतिक रोशन, ये गया, ये फाइट किया, ये भी काफी देर तक फाइट किया उस बंदे को सबड्यू करने के लिए, और इवेंचुअली वो बंदा को वो अपने ताकत से नहीं मारा। एक एक फ्रीक एक्सीडेंट हुआ जहां पे वो गिर गया अपने फाइट करते हुए एक आग में, फायर का, वो मर गया। अब ये मूवी है, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने क्लैप किया, बाहर निकल गए, नैरेटिव बिल्डिंग हो गया कि इंडियंस जीत गए। लेकिन देखिए आज के सिचुएशन में कहाँ है पाकिस्तान और कहाँ है इंडिया, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे एनीथिंग हो, फिर भी ये मूवी हमारे यूथ में इतने बढ़िया से जो जो खासकर इस्लामिस्ट यूथ है, जिनको अभी भी टारगेट किया जा सकता है, उनके दिमाग में ये जो मैचोइज्म का एक फिक्शियस कैरेक्टर दिखाया गया, ये सब सेंसर बोर्ड को दिखती नहीं है। ये प्रसून जोशी लोग जो बैठे हुए हैं, इनको दिखती नहीं है। अभी आज का ही न्यूज है कि आईएसआईएस का एक सिंपथाइजर हमारे आईआईटी गुवाहाटी से एक बच्चे को पकड़ के ले गए। अब मोदी जी का ये भी कहना है कि भाई मुसलमानों को, जो भारत के बच्चे हैं, इनको मदरसा से निकाल के हाथ में लैपटॉप दीजिए और साइंस दीजिए। पर देखिए ये आईआईटी का बच्चा है, अनफॉर्चुनेटली ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, और ये आईएसआई ज्वाइन कर रहा है। वो आईएसआईएस जो कि कल को रशिया में इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ब्लंडर किया। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव वॉर में वेस्ट से जीतना बहुत मुश्किल है, और इंडियंस को थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अभी तो खैर इलेक्शन आ रहा है, पोस्ट इलेक्शन वी हैव टू सी कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, और इंडियंस को अमेरिका को हेल्प करना पड़ेगा। अमेरिका और इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है, और अमेरिका के डिप्लोमेट ने, जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने बोला कि वी आर टू डेमोक्रेसीज, और हम एक दूसरे की खामियां को बताते रहेंगे एज अ दोस्त। तो ये दोस्त एक तरफा ही क्यों ज्ञान दे रहा है? ये भारत वाला दोस्त क्यों नहीं यहाँ भी खामियों को बता रहा है? दिस इज वेयर योर जेएनयूज, योर एजुकेशन सेटअप्स, आपके जो थिंक टैंक है, चाणक्य ग्रुप और ये ग्रुप, ये लोग थोड़ा और ऊपर उठे, थोड़ा और पढ़ें, और वेस्ट की कमियों को डेमोक्रेटिक वे में बताएं। जैसे जैसे जर्मनी आपको बता रहा है, जैसे आपको सारे यूरोपियन कंट्रीज अदर देन फ्रांस, बिकॉज ऑफ कमर्शियल रीजन वो नहीं बोल रहा है, लेकिन वो भी कल को बोलेगा ही, आई एम 100% श्योर वो भी बोलेगा, बिकॉज इवेंचुअली यहाँ पे सूत्रधार जो है, हम वो देश है जहाँ पे हम बैठे हैं। तो it's high time when you have somebody, not a solo performer like Shri Jaishankar ji, he's a great, but हमको institutionalize करना पड़ेगा अपने सारे thought process को। और आदित्य जी, आपका लास्टली आपने बोला था कि अमेरिकन लोग कितने फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं एज अ सिटीजन। एक प्यू रिसर्च है जिसमें कहा गया कि अच्छे खासे लोग समझते हैं, एंड इट्स नॉट दैट कि डेमोक्रेट ज्यादा समझते हैं या रिपब्लिकन ज्यादा समझते हैं, दे आर इक्वल। आई वाज वेरी सरप्राइज कि 48% लोग काबुल का नाम, काबुल को अफगानिस्तान के कैपिटल के साथ रिलेट कर पाए, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। आई वाज थिंकिंग कि वो 20-30% होगा, और 41% अमेरिकन कुड आइडेंटिफाई द इंडियन फ्लैग। सो दे आर रीडिंग इट। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, every phone has that information. So narrative building is very important because every phone has information, और आप कैसे रीच करते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये लड़ाई लंबी है। थैंक्स। संक्रांत जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, दो दो लोगों को सुना आपने, तो बताइए कि लाइक हाउ इज द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी डिस्कनेक्टेड विद अमेरिकन्स, और दूसरा ये रशियन मॉस्को अटैक में व्हाट डू यू सी द फ्यूचर राइट नाउ? लास्ट टाइम मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि यूएस एज अ डेमोक्रेसी हैज बीन इंटरेस्टिंग बिकॉज most people certainly don't vote based on the US foreign policy. Some of them might be aware of it, but most of them don't vote based on US foreign policy, and the US foreign policy has a disproportionate effect on the world. So उस तरह से एक डिक्टेटरशिप ही है ये यूएस की, बिकॉज उसका डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत कम है यूएस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, एंड दैट इज स्टिल ट्रू. The other interesting part that people were talking about, ये जो बहुत ही
महत्वपूर्ण एक विषय है, वो है नैरेटिव वॉर का। आप देखोगे हम कह रहे हैं ठीक है, पुतिन कह रहा है पुतिन कैन नॉट कम्पीट इन द नैरेटिव वॉर, बट चाइना इज डेफिनेटली कम्पीटिंग इन द नैरेटिव वॉर। आप देखोगे द नंबर ऑफ पॉपुलर मीडिया things against China, number of academic things against China in the US, जबकि China is really their number one rival. कितना एकेडेमिया चाइना के अगेंस्ट लिखता है वर्सेस इंडिया के अगेंस्ट लिखता है। इफ यू नोटिस हॉलीवुड, you know, so many films are showcasing Chinese culture, you know, जो मार्वल सीरीज के अंदर वो अभी अभी आई है जो शैंग्री-ला वाली मूवी, एंड so many films you will see, they are, you know, even the Kung Fu Panda series, all of them, they are taking Chinese culture, Chinese spirituality in a sense which comes from India, but you know, all of those ideas they are showcasing China in, but you will not find the same thing for India. In fact, even a movie like Doctor Strange, which is again all based on ideas of prana and classic Indic ideas, it'll either be contextualized as Buddhist, or in fact, Doctor Strange is cast in Nepal. They would not do India. So you find that in all of the narrative war, China has really embedded itself into the Western systems and has got also, you know, so there's two parts of it. One is China uses its influence, money influence, and the second, you know, a lot of Disney content. I mean, Disney cannot upset China at all. They will be in real trouble. And secondly, they use ideological projection. So China के काफी 100%ers हैं जो अभी तक भी सोचते हैं कि भी चाइना, आई मीन चाइना ऑब्वियसली इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री फ्रॉम अ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, लेकिन इट इज वेरी हैप्पी टू यूज communist 100%ers all across the world to march for China. So उसमें आप देखोगे कि भारत और भारतीय सिस्टम नैरेटिव वॉर में लगभग सबसे पीछे है। हिंदू सबसे पीछे है और भारत भी सबसे पीछे है। We have not invested in it, we have not thought through it, we have not seen what the influence points are. हमारे और एक संघ has a particular weakness for it, because संघ के अनुसार आपका सिर्फ काम बोलता है, आप काम करिए और आपको रिकॉग्निशन की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो ठीक है, वो व्यक्तिगत तौर पे ठीक हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में आपको, आप सुपर पावर होने की एम्बिशन रखते हो, पावर प्रोजेक्शन करनी है, यू कैनॉट सिंपली इग्नोर द नैरेटिव वॉर, बिकॉज उसके ऊपर आपके ऊपर दबाव पड़ता है। अगर आप नैरेटिव वॉर जब आप हारते हो तो वो आपके ऊपर इंटरनेशनल दबाव पड़ता है कि आप इस तरह से करिए या उस तरह से करिए। तो वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, whether it is a question of all of these things, where India is literally, there is no other country which gives religious freedoms to minorities that India does. More than freedom, it actually gives special rights to religious minorities where no other country does in the world. So, but the India is still being targeted in all of these areas. So बहुत आवश्यक है कि भारत अपनी भारतीय स्टेट और लोग भी, आई मीन इसलिए मैंने तो गरुड़ प्रकाशन भी इसलिए चालू किया कि अपना नैरेटिव हम रख पाए और उसका इन्फ्लुएंस हम दुनिया भर में बना पाए। ये बहुत ही एक आवश्यक है। भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एंड स्पेशली एज इंडिया इज राइजिंग, द अटैक्स ऑन इंडिया आर गोइंग टू ग्रो. So unless we are serious about the narrative war, unless we are, in fact, if you look, the entire range of of the US newspapers, there is not even the other point of view. It's like, it's not only कि आप narrative war में हार रहे हो, आप participant ही नहीं हो। आपके जो 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 खिलाफ बोल रहे हैं, उनका सारा का सारा बयान है आपकी तरफ से, हिंदुओं की तरफ से या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग कोई बयान ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट वी रियली हैव टू लुक एट एंड एड्रेस। आई रियली क्वेश्चन इंडियन एनालिस्ट आल्सो, और हम लोग अपने आप को डीकॉलोनाइज मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा चल रहा है। देश कपूर जी,
recently I saw the news that India is also going to launch their index. World Happiness Index में जो उसको मैं World Sadness Index बताता हूँ, India is 121, पता नहीं कितना नीचे है, 130 140 पोजीशन पे है. अफगानिस्तान भी बहुत खुश है भारत से ऊपर है हैप्पीनेस में. यूक्रेन तो और भी ऊपर है, बहुत खुश लोग हैं वो लोग. डेली बम गिरते हैं, वो लोग बोलते हैं क्या फूल गिर रहे हैं ऊपर से, देखो बम आया, एक मिसाइल आई, किंजल आई आज. उसके बाद बोलते हैं फिर आज हमारे पास कुछ और लोटस का फ्लावर गिरा है. व्हाट डू यू सी? संक्रांत जी ने बड़ा अच्छा बोला कि नैरेटिव का जो था. सी द थिंग इज के लाइक मेरा ये मानना है कि in the world affairs, in at the end of the day, what really matters is how the Americans are made to think and how they are voting. Why do I say that? It did not matter whether the rest of the world or whether Iraq or whether anybody else, like what they were saying about the WMDs. What really matters was, mattered at that time was how the US sold that lie within the US and allowed themselves to go out and launch the attack. It did not matter what had happened in Kuwait or not happened in Kuwait. What mattered was that a Kuwaiti girl who was the daughter of the ambassador of Kuwait came to the US Congress as a normal Kuwaiti girl and gave the entire lie about the incubator babies. And based on that, the US launched an attack on Iraq, the first Gulf War. ये क्या करते हैं, ये अप्रोप्रिएट कर लेते हैं हर चीज को, and they use the manufactured alliance that they create within this country to go out and destroy any other country. It does not matter what UN thinks, what it doesn't think, because वो तो हमने देखा था, कॉलिन पावल ने एब्सोल्यूट झूठ बोला था, सफेद झूठ बोला, और फिर भी इन लोगों ने वो अटैक कर दिया. So they don't care actually, you know. Their narrative war, ठीक है, बाहर के लिए तो जो है. Why US media really matters is because of what you can manufacture within. That is why the Chinese have been smart. They have bought out journalists, bought out the media houses, and like that's how they have been, running counter to the American this thing within the US for their own narrative wars. That is where the Russia lost. See, Russia and other countries have a problem, right? उनकी language problem है. उनके पास वो इतने सारे English, English language बहुत बड़े media houses नहीं हैं, जैसे BBC type या CNN type. तो चाइना दो मॉडल्स हैं इसमें. एक है अल जजीरा वाला मॉडल कि आप इतना तगड़ा क्रिएट कर दो. अनफॉर्चुनेटली RT न्यूज़ जो था वो रशिया का जो है वो तो इतना नहीं चल पाया, बट अल जजीरा बिकेम अ मेन स्ट्रीम. एक तो या तो अल जजीरा जैसा कुछ शुरू कर दो टू रन काउंटर, बट दैट इज अगेन नॉट इन्फ्लुएंसिंग द लोकल पॉपुलेशन हियर. In local population, if you have to do, then the other way is the Chinese model, which is to infiltrate the whole thing and buy out the journalists. If you can't buy out the newspapers, the third option could be, which somebody from India could have done, is to buy out. See, US media is managed by how many? 6 or 7 main large American companies. You buy out couple of companies, you buy out most of the local newspapers. And that's how it is. ये बड़े वाले जो हैं वो तो वैसे ही नीचे जा रहे हैं. Very soon if somebody wants to try Atlanta का जो वो है journal जो है, like that would also be on sale. Like it is hardly doing anything. Go to Houston Chronicle, go to Dallas. These are the local newspapers that anybody can
if they have the foresight, they can buy and start building the narratives. But that is something that many of the folks are not doing. So या तो infiltrate करो and do strategic investments, या do the Al Jazeera model. So one of these things can be done, but this narrative war is to influence the local population. That's where the strength is. And like maybe in future, going forward, this will become easier with the social media, like media as this thing, growth. Specifically, I think the greatest event that has happened in our generation, or at least in the last, like in this generation, like, like last, say, 5 years, is Elon Musk buying Twitter. He has taken the shackles off. नहीं तो बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि everything was going against, like with the collaboration of intelligence agencies, the social media, and the US politicians. Like it was an unassailable combination. Though I don't know who backed Elon Musk and how he was backed, but he really took the shackles off. He really took the shackles off. और इसमें हाँ बोलिए. Yes. I think some really important points were raised. One or two things. एक तो ये इंडेक्स वाली बात है. मैंने एक एनालिसिस किया था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का. मैंने ट्विटर पे डाला था, एक्स पे डाला था वो. So one of the most interesting thing is how these indexes are manipulated. So press freedom index का जो mathematical formula, it's very interesting. It takes the incidents that are happening in a country which they claim violate press freedoms, and they divide it by the log of the population of the country. Okay. So when you divide something by the log of the population, what it means is that the countries which have a high population are going to be divided by a much smaller number relatively than the countries that have a low population, right? Because if you take the same thing as per capita, it would be much lower for the high population countries. But if you divide it by the log, suddenly that number expands. So what they do is they divide it by the log, and this is how Sweden comes at the top and India comes at the bottom. India, China, all of these come at the bottom because of the way the formula is set up. So all of these indexes are actually manipulated. They're manipulated and they're part of the narrative war. कि किस तरह से index ये बनता है, किस तरह से उसका. If you dig into any of the, बल्कि in fact I want to do the next analysis with happiness index, because we have to realize that pretty much all of this is a setup. This is propaganda. This is how the other part of that propaganda is the human rights organizations. कोई उसकी बात कर रहा था, कुवैत वॉर की जो बात हो रही थी कि कुवैत वॉर के अंदर किसी को बुलाया, ये किया. What happens is a dossier is created on every country, right? It's created on Kuwait, it's created on Iraq, it's created on Iran, it's created on Libya, it's created on India. ठीक है. जब वॉर करने की आवश्यकता होती है तब वो अपनी फाइल आप निकाल लेते हो. ठीक है. वही जो आपका फेवरेट डिक्टेटर था सदाम हुसैन, आपका फेवरेट atrocity literature. वही आपका फेवरेट डिक्टेटर था सदाम हुसैन. ठीक है. आप उसको सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आपने किसी जियोपॉलिटिकल रीजन से, करेंसी के कारण, डॉलर को ऑयल जो ट्रेड है वो डॉलर स्टैंडर्ड से निकाल रहा है, व्हाटएवर द जियोपॉलिटिकल रीजन, देन यू से अच्छा फाइल निकालो इसकी. ठीक है. उसके बाद क्या करें, अटैक आपने करना है. अब आप मीडिया के अंदर बताओ, देखो ये कर्ड्स को कर रहा है सदाम हुसैन, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है. ये आपने नैरेटिव क्रिएट कर लिया, जबकि आपका रीजन उससे कुछ लेना देना नहीं है. आप कर्ड्स को बचाने के लिए वो वॉर नहीं कर रहे, आप अपने डॉलर को बचाने के लिए कर रहे. सेम थिंग हैपेंड इन लिबिया. बहुत मजेदार बात है. लिबिया के अंदर विकीलीक्स के अंदर हिलरी क्लिंटन का ईमेल जो फ्रांस के स्टेट डिपार्टमेंट से आपस में जो उनका ईमेल है वो लीक हो गया था. काफी सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं
उनकी करेंसी फ्रांस डिटरमिन करता है, दे आर ऑन अ फ्रैंक स्टैंडर्ड, ठीक है, अफ्रीकन फ्रैंक. तो once you are printing somebody else's currency, you have a lot of economic control over that thing. In fact, the US also has a lot of economic control because उसके पास dollar छापने की ability है, which has become a world standard. So all of its debt can be financed very easily because everybody takes dollars. So गद्दाफी को उन्होंने कहा कि भी फ्रांस को बड़ी चिंता है कि गद्दाफी अपने गोल्ड स्टैंडर्ड, बिकॉज लिबिया के बहुत गोल्ड रिजर्व्स हो गए थे, कि वो अफ्रीकन करेंसी फ्लोट कर रहा है अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे, और बहुत सारे देशों के साथ वो बातचीत कर रहा है इसके बारे में, अफ्रीकन देशों के साथ. दिस इज इनटॉलरेबल टू देम बिकॉज this is the currency is part of the neo-colonialism right now. Once you get off the gold standard, then you have कि भी आपका आपके पेपर की इतनी वैल्यू है कि आप जो पेपर छापते हो वो पूरी दुनिया में बिकेगा. आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डॉलर बेस्ड रिजर्व्स हैं. सिमिलरली फ्रांस में इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल रहे, फ्रैंक के ऊपर, जो अफ्रीकन फ्रैंक है. तो उन्होंने क्या किया, चिट्ठा निकाला गद्दाफी का, नहीं नहीं नहीं, ये तो ना अट्रॉसिटीज कर रहा है, माइनॉरिटीज पे अट्रॉसिटीज कर रहा है वहां पर, है ना. तो और ये तो फंडामेंटलिस्ट इस्लाम राइज कर रहा है. बल्कि गद्दाफी वाज द वन दैट वाज लाइक सद्दाम हुसैन. Saddam Hussein was the one that was keeping the fundamentalist Islamists in check. He was among the more so-called secular leaders of the Middle East. Similarly, Gaddafi was, after they dismantled Gaddafi is when ISIS starts to rise in Libya, right? लेकिन चिट्ठा क्या खोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो इसके कारण ऐसा हो रहा है, ये इस पे अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, और सारा मीडिया वो हिलरी क्लिंटन की स्टेटमेंट है वो कि नहीं नहीं, हम तो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए हमको तो इंटरवीन करना पड़ेगा. तो ये हमको जो बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा और नैरेटिव है, और किस तरह से बताते हैं, द ह्यूमन rights organizations are part of a weapon of war. They are part of the propaganda of war. They are weaponized organizations in today's time. And we have to see them as simply as a weaponized organizations. All these indexes are weapons in the narrative war. So unless we get smart about it and we have to first, anything that comes out, we have to discount it. कि भी ये जो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स है, फ्रीडम हाउस का इंडेक्स है, ये है वो है, ये सब प्रोपेगेंडा का एक भाग है, एक सब प्रोपेगेंडा वॉर का भाग है, और उसको एनालाइज करके उसको हमको एम्बिगुएट करने की जरूरत है और डिसमेंटल करने की जरूरत है. बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने. मैं तो मीडिया और प्रोपेगेंडा का जो वॉर है, अगेन बैक टू कंट्रोल एंड डोमिनेशन. हाउ डू यू कंट्रोल whom, क्या कंट्रोल करना है, उस हिसाब से आप पूरा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एंड देन यू डोमिनेट द एजेंडा. हियर इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल. चाइना की बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही, बिकॉज चाइना फिगर्ड आउट सून आफ्टर द सोवियत रशिया कोलैप्स, USSR collapse, that these guys from the West are going to come to us. And they figured out very smartly that the Western business is interested only in profits. And what has happened is that they opened up the economy, invited all the Americans. Their profit margins went up ridiculously high because of Chinese cheap labor and everything else. I'm not going to repeat on that. But look what China did. When Russia collapsed, USSR collapsed, we did not feel the pinch of USSR collapsing because we did not consume anything from USSR. Today, China is having, to use the proverbial American language, controls the American economy by its balls. Everything made in your household is probably made in China. 9/11 memorabilia also is made in China. So China got into the every home of China, of America. And that's where you see the TikTok as an example. Movie की बात करी, बहुत ही important चीज है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, तो please do see the movie. It's a very, very interesting movie. Kingsman: The Secret Service. If you haven't seen it, please see it. There, the Samuel Jackson is the villain, the megalomaniac billionaire. He proposes a theory to the president of the United States. You see the movie, you will like it. To see that the humans are the virus and they need to be destroyed. They have to be controlled. So he
floats an app free on your mobile phones. Through that app, he controls you and I, everybody, through messaging. And that's what his intent is. So Kingsmen try to destroy that. This is he will control. The Western people will try to control that. But that's the CIA thing. That's the American thing. So TikTok got that. TikTok, you look at it this way. When US tried to, stall TikTok, TikTok management issued directive to its subscribers. You know it. I'm not saying something made up. That they said protest against it. Look at the way the senators and congressmen were getting threats by TikTok users. We are coming for you. We will kill you. It went to that extent, converted into a laughter and joke. This is where you are right, Sankrantji. Chinese have understood. You just Google and you will find how China has infiltrated the Hollywood. Movie like Top Gun, the second version, Tom Cruise's character, his jacket which he wears with the maps of many countries, the Chinese have funded that movie and they told them to take out Japan and Taiwan's map from there. That's in the original movie. They told that. Qatar Airways, when they sponsored Real Madrid, the Spanish #1 football team, along with Barcelona, they gave $2 billion and told Real Madrid to remove the cross from their insignia. Think about it, how the spread of messaging happens. Major football clubs in Europe, our ownership is in Gulf. You just Google it. From Barcelona to Real Madrid to Manchester City to Arsenal to PSG, you name it, Qatar, Etihad, and Gulf Airs. They're all controlling that. This is how the cultural invasion happens. This is how the cultural takeover happens. So I have said this. Culturally, they found that Europeans love football. They have captured that. The Chinese are capturing it this way. So the important part here is index wali jahan tak baat hai. I never believed in that index. The ease of doing business index is one of the biggest fraud played on people. It's so easy to do business with dictators and communists, right? Because the decision-making point is only one. But difficult to do business with countries like India, where there's a chaotic relation, things happening because of very nature of democracy. These are narratives that we have to get careful about. And I wanted to say this last thing is the use of proxy is driven by one word, which is very important in the American corporate world, is to have the element of deniability. Maine to nahi kiya. Because you are caught guilty only if the incidence of ownership comes to you. I didn't do it. Look at 26/11 that happened in India. Did Pakistan ever own up the responsibility for that? They are still asking for evidence. Think, who is abusing democratic tools? And this is where I feel that, whether it's war on drugs, illegal arms, children's sex, ease of doing business, India has to have its own narrative. And thankfully, Aditji, Sharadji, all of you, Sankrantji, all of you are doing enormous job in trying to convey the truth the way it ought to be. As I always end my shows by saying, Satyameva Jayate, agar satya ko jeetna hai, to aapko utke khada hona padega. Satya apne aap se nahi jeetta hai. Uske piche hum aur aap lagenge, tabhi jeetega. That's all I will say today. And it's a fabulous conversation. I'm delighted to be part of that. As Enid Blyton ki choti kitab hoti thi na, the famous 5, well, we are all the same thing here today. तो अभी कोई भी कर सकता है, सारे पैनलिस्ट के लिए है. मेरा एक पॉइंट है कि ये सिर्फ यूएस और यूके को ही नहीं बात करे. करेक्ट. जर्मनी, फ्रांस, Yes. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जितने भी वेस्टर्न एलाइज हैं, सारे के सारे भारत के अगेंस्ट हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो फेवर करे. एंड आई थिंक इंडिया इज 1.4 बिलियन पीपल. नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका combined, we are more than that. So we have to take a stand in any way possible. और एक प्रोपागेंडा चलता है, किसी ने लिखा भी कि हिंदुओं के शरीर से बदबू आती है. मैं उनको बोलना चाहता हूँ, भाई पसीने की बदबू इज टॉलरेबल, आतंकवाद इज नॉट टॉलरेबल. तो ये उनको समझना चाहिए कि आतंकवाद का बदबू बहुत बुरी बदबू है. देश कपूर जी और शरद जी कुछ ऐड करेंगे, बताइए.
सो अगर हम अपने आप को डिफाइन नहीं करेंगे ना, तो कोई हमें डिफाइन करेगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। हमारी नुकसान ये रहा है, मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग था जब बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड हो रहा था और जब ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी ने जाके यहाँ पर आई थी और निक्सन के साथ काफ़ी झगड़ा भी हुआ इस बात पे कि उन्होंने यहाँ आके अपना पक्ष रखा था। बट ये एक फैक्ट है उस समय कि जो ये ऑपरेशन सर्च लाइट था, दैट वाज टारगेटेड अगेंस्ट द हिंदूज। Like this is a fact, and like this is a recorded thing. But the establishment, the government itself, did not want that point to be ever highlighted in any like of the conversations or on the narrative that happened. मतलब वो इसलिए क्योंकि they thought that would help the जनसंघ and RSS and all that. हमारे अंदर इतने हमारे डिविजन्स थे और इतने फेटल डिविजन्स थे कि हम अपना पक्ष रख ही नहीं सकते थे बाहर। और हिंदू पक्ष जो है, दैट वाज ऑलवेज लाइक अ सेकेंडरी, इनफैक्ट a step sonly treatment that happened, and a self hatred. हम अपने आप को हेट करते रहते हैं। जो चीजें सही भी हैं हम उसको भी नहीं आगे हम रख सकते। तो इसलिए द पॉइंट हैज कम वेयर एटलीस्ट फॉर आवरसेल्व्स, एटलीस्ट हम अपने बात को हम समझें, सच को समझें और आगे बात करें। लाइक वी नीड see, like I always say in my newsletter, irrespective of whatever voice you have, at least have a voice, at least have some views. अगर सारे नहीं रखेंगे अपने व्यूज और शेयर करें, तो वो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वही बात करते रहेंगे। और हम सब में काबिलियत है कुछ ना कुछ अच्छा बोलने की, अच्छा सोचने की। हमारी वॉइस जो है हमारा एक स्ट्रेंथ है, वो हमें याद रखना चाहिए। शरद जी, एक ना इसमें कोई भी- और हाँ, भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अम, हमारा जो ये नैरेटिव बन रहा है, आप देखोगे कि बहुत सारे एकेडेमिया में भी, जर्नलिज्म में भी इंडियन लोग हैं, लेकिन जो चाइना के इतने लोग होने के बावजूद भी उन्होंने एक प्रो चाइना नैरेटिव खड़ा कर दिया है, जबकि हमारे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी इतना बिल्कुल इट्स नॉट इवन कि भी आपके पास 60-40 का नैरेटिव हो रहा है, आपके पास 95% का नैरेटिव हो रहा है। 5% भी नहीं मिलेगा आपको जो प्रो इंडिया नैरेटिव इसके अंदर, राइट। और जो इसकी जैसे ना जो इसका स्रोत है वो भारत से आ रहा है। ये बहुत आवश्यक है हमें समझना। हमको वेस्ट को हम जो भी बोलेंगे, और ये देश जी का भी पॉइंट है कि जैसे बांग्लादेश में जब वो हो रहा था, तो भारत से नैरेटिव आ रहा है कि हिंदुओं की बात नहीं करो, राइट। जब तक भारत की पॉलिटी बहुत क्लियरली अपनी सिविलाइजेशन से आइडेंटिफाई नहीं करेगी, अब हिंदू सिविलाइजेशन से आइडेंटिफाई नहीं करेगी, जब तक भारत का एकेडेमिया, आपको बहुत आश्चर्य होगा, नेपाल आपने देखा होगा ओवर द लास्ट 20-30 years बिकेम मच मोर प्रो चाइना, जबकि हिंदू लोग हैं हमारी सिविलाइजेशन से जुड़े हुए। कैसे बना वो प्रो चाइना, आप लोग जानते हो? जो नेपाली लोग जेएनयू में पढ़कर गए, रिचर्ड वर्मा का उन्होंने, भी एक रिपोर्ट आ गया, रिचर्ड वर्मा का भी रिपोर्ट आया ना, तो बोलता है कि एथिज्म को सपोर्ट करो, कम्युनिज्म सपोर्ट हाँ करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 लाख एथिज्म डॉलर को सपोर्ट करो बिकॉज उससे प्रो चाइना बनता है। जो हिंदू रहेगा वो तो भारत से जुड़ा होगा। और पहला जो उसका वार हुआ वो यूएस से भी नहीं हुआ और से भी नहीं हुआ। जेएनयू में जो नेपाली स्टूडेंट्स पढ़कर गए वो कम्युनिस्ट बनकर गए, और जो कम्युनिस्ट बनकर नेपाल में वापस गए वो प्रो चाइना पॉलिसी उन्होंने लागू की। ये सारे जो लीडर्स हैं, जो पार्टी है नेपाल के अंदर जो प्रो चाइना है, उसके सारे लीडर्स इंडिया में पढ़े हुए हैं। तो
ये हमारी इतनी मूर्खता समझ लो, विडंबना सोच लो, क्या कर लो, कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस ऐसे चला रहे हैं जो हमारे लोगों को और बाहर के लोगों को भी एंटी इंडिया कर रहे हैं, और इसके ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है। सरकारी पैसा है, हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसको खर्च करके आप लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडवांस करने की जगह अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये सारा का सारा स्रोत भारत का एकेडेमिया है, और जैसे मैंने कई बार ट्विटर पे एक्सप्रेस किया, उसको ठीक करना बीजेपी की लिस्ट में लास्ट है। हाँ, उन्होंने कुछ एकेडेमिया के ऊपर काम नहीं किया, एजुकेशन पे काम नहीं किया, बहुत खुश हैं कि एक टेक्स्ट बुक का एक भी पन्ना उन्होंने नहीं बदला है ना। और लेकिन जूते उन्हें को पड़ते हैं भैया, वोट आप लूज कर रहे हो, यंगस्टर्स को से आप छूट रहे हो, जूते आप खा रहे हो, लेकिन आपको कभी तो जागना पड़ेगा ना कि ये कहां से आ रहा है श्लोक। शरद जी आप कुछ बोल रहे थे? Okay, so my ending statement would be as an analyst, I don't buy the argument कि चाइना को डिसमेंटल किया जाए. चाइना is an important safeguard for Asia, और चाइना को इंडिया पर्सनली जितना भी हार्म करे, इनफैक्ट हम लोगों को वन चाइना पॉलिसी जो नेहरू ने साइन किया था, एक्सेप्टिंग तिब्बत एज द पार्ट ऑफ द चाइना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, दैट शुड बी रिवोक्ड. इंडिया चाइना अपने कैपेबिलिटी पे एकदम फाइट करे, एकदम तलवार लेके गला काटे, बट I would not be part of the larger design जहाँ पे West China को मारे, because China is an important safeguard for Asia. That is my thinking. Second thing is कि Russia and Israel, इन दोनों कंट्री को भी for the betterment of the Asia and India and large, इनके साथ आपका tactful relationship रखना है, including ईरान. और अगर इंडियन अमेरिकन को कुछ भी इस तरह का क्वेश्चंस होता है इंटेग्रिटी पे कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, तो भाई आपके यहाँ, हमारे यहाँ एलन ओमार जी भी हैं जो ओपनली एंड ब्रेजनली हाउस में बोल रही हैं अपने धर्म को लेकर. तो द प्रॉब्लम इज विद द इंडियंस, आई वोंट से हिंदूज एज सच, बट प्रॉब्लम विद द इंडियंस कि हम बहुत मीक हैं. हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्वेश्चन करने बताया गया, वी क्वेश्चन आवर ओन क्रिएटर, लेकिन हम अपने राइट्स के लिए इस देश में कांग्रेसमैन जब बनते हैं तो हम रो खन्ना बन जाते हैं. We cannot ask question, and that is our कमजोरी. Let us also understand our कमजोरी rather than. तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी जियोपॉलिटिकल जो अभी गेम चल रहा है वो बहुत बड़ा गैप है. मे बी हम एज एन एनालिस्ट हम लोग के अंदर वो उबाल है, लेकिन क्या नेशन में वो है कि नहीं? दैट इज वेयर एजुकेशन सिस्टम जो मैं बोल रहा है बार बार कि जेएनयू जैसे सेटअप में जहाँ पे नेपाल को हम लोग ने खो दिया, जेएनयू वाज वन पार्ट ऑफ इट, बट नेपाल को हम लोग ने डिप्लोमेटिकली भी खोया है. हमारे यहाँ सारे राजा रजवाड़े, चाहे वो मध्य प्रदेश के सिंधियाज हों या राजस्थान के राजपूत राजाज हों, दे वर ऑल मैरिंग टू द नेपाली किंग. उसके बाद भी हम नेपाल के इतने बड़े सेटअप को विन नहीं कर पाए. आपके 50% यूपी एंड बिहार के मधेसी लोग पूरे तराई वाले नेपाल में रहते हैं, और आप वो स्ट्रेंथ को भी आप नहीं यूज कर पाए. तो हम स्ट्रैटेजिक नहीं है, ये हमारी कमजोरी है. और लास्टली, आप एक 2-4 क्लस्टर बम पाकिस्तान पे डालिए, वेस्ट आपको नतमस्तक करेगी, क्योंकि आप रोहिंग्या रोते हैं. म्यांमार के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है, और आप उसके अंदर 1 इंच बॉर्डर को अपने उधर ठेल के नहीं ले गए. आप उसके अंदर एक मेजर एरिया को कैप्चर करके आप बोले कि ये रोहिंग्या का जोन है, जिस तरह से नेटिव अमेरिका को अमेरिका में एक जोन में रखा जाता है. इंडिया कुड हैव वेरी वेल कैप्चर दैट एरिया, एंड उसको फिजिकली कैप्चर ना करके वहां अपना झंडा गाड़ के आप अपने रोहिंग्या को वहां रख सकते थे. आप बांग्लादेश का चिकन नेक को आप बांग्लादेश को पैसे देकर, जैसे अमेरिका ने टेक्सास को पैसे देके खरीदा लड़ाई के साथ साथ, आप वो वाला, आपके पास वो माइंडसेट स्ट्रेटजी का नहीं है. हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, लेट अस एक्सेप्ट दैट. अभी हम प्रॉब्ली इकोनॉमिकली जियोपॉलिटिकली वहां पे रीच नहीं किए हैं जो आपको नैरेटिव बिल्डिंग में मदद करेगा. सो दीज आर माय फियर्स इंडिपेंडेंट पॉइंट. आदित्य जी, हैप्पी होली टू ऑल. आज होलिका है, सारे अपने ईगोस को जलाइए और भारत को मजबूत देश बनाइए. Thank you. My closing statement would be 2 things. One of them would be that thankfully, I believe Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad is winning all 4 elections, all 4 seats in JNU this time. Yes. So there is probably oot karvat badal raha hai. That's one part.
Second part is that Indian history, taking the cue from, Sankranji's disappointment that BJP has done nothing on the education front. Yes, a lot needs to be done, but Indian history will be known pre-2014 and post-2014. Modern Because the history. pre-2014 era जो था, जो आज की तारीख में अगर कोई हिंदू और कोई इंडियन इस बात को नहीं मानता है कि कांग्रेस पार्टी systematically destroyed the country, they were not interested in economic prosperity, and I can give you conversations on that because I was involved in it right from the beginning. They were not interested in India becoming an economic giant. They were subservient to the Chinese model because China kicked Nehru's butt in 1962, and Nehru had to take the communist support to mollify them. And as a result of which, we know that how the Nehru and Nakli Gandhi Khandan has systematically destroyed the Hindu pride. We know that. So having said that, I wanted to say that one more thing, final thing. परिवर्तन आज हो सकता है भारत में, उसके लिए दो चीज करनी पड़ेगी. श्री राम जी के राम लल्ला का जो प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हुई, वो भारत की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना हुई है, मैंने पहले भी कहा था. और राम जी को याद करिए, मैं सबको यही कह रहा हूं, राम जी जब वनवास गए थे तो धनुष बाण लेकर गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ा नहीं था. और भारतीयों को, हर एक भारतीय को जिस दिन हम धनुष बाण ले लेंगे अपने हाथ में कंधों पे, दुनिया ठीक हो जाएगी. और फॉरेन पॉलिसी, एवरी पॉलिसी ऑफ भारत has to be driven by one simple sentence: धर्मो रक्षति रक्षता. ये हमें करना है. This has to become the मूल मंत्र of revival of Hindus and revival of India, because unless and until you don't have dharma as your process, everything else will remain commercial or viciously driven. Thank you very much. Happy Holi to everybody. आज होलिका का सबको बधाई. Anyone wants to add anything? संक्रांत जी, देश कपूर जी. सबको होली मुबारक. और होली की मुबारक नहीं, बधाई. बधाइयाँ होली की बधाइयाँ. सबको होली की बधाई. हाँ बिल्कुल. देश कपूर, होली की शुभकामनाएं. देखो भाई, होलिका दहन में राक्षस का नाश हुआ, ठीक है. होलिका दहन में बच गई, तो उन्होंने भी एक चादर पहनी थी. तो अभी हम लोगों को भी थोड़ा हरिनाम का चादर पहनना चाहिए, सनातनी गर्व से बोलना चाहिए, और थोड़ा ठोक पिटाई आरंभ करनी चाहिए थोड़ी बहुत. ये बहुत आवश्यक है. जैसे कि विभूति जी कह रहे थे, राम अपने बाण लेकर वहां पे गए थे, और राम ने, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, राम नाम का जाप नहीं किया, राम ने सर तन से जुदा किया असुरा का. और दूसरा, मेरी पुस्तक का नाम ही है वन एरो वन किल. भगवान राम को दूसरा बाण यूज नहीं करना पड़ा. बिल्कुल. तो देश कपूर जी, लोग बोल रहे हैं आप बहुत ही कम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है. मैंने तो जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देश कपूर जी को बोलने दीजिए, आज कम बोले. देखिए, अरे मैंने तो खूब बोला जी, और कितना बोलूं. वो होली के बारे में मेरे को एक चीज कहनी है, जो मेरा विचार है, वो ये है कि होलिका जो थी वो एक चादर पहन के बैठी थी, जबकि प्रहलाद जो थे वो he raised his consciousness to reach the level of consciousness of Vishnu. He was not impacted. होलिका was. मतलब अगर आप जुगाड़ करोगे ना, सिर्फ एक tools use करोगे to somehow manage things, so you will face what happened to Holika. But if you raise your consciousness, then you can go beyond everything, like Prahlad did. So there is a difference. So I think we need to raise our consciousness. सिर्फ थोड़े बहुत जुगाड़ से काम नहीं बनेगा. And we need entrepreneurs in the media space also, using AI to conquer the social media space. अभी मैंने देख रहा हूँ कि ट्विटर पे API लॉन्च हुई है, लोग देख सकते हैं X पे, और people can bring their own news portals also. और अगर हम राम के भक्त हैं तो पेट अंदर होना चाहिए, छाती बाहर होनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, व्यायाम पे हनुमान दंड लगाना चाहिए, and that's how we will serve ourselves also and society also. और
we can fight the narrative, which is fake narrative. यू नो द वेट लॉस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? आपने अभी कही उस बात को, यही मैंने भी कहा हुआ था, माय एम्बिशन इज दैट आई विल नॉट लेट माय स्टमक गेट अहेड ऑफ माय चेस्ट. That's right. आप तो न्यूयॉर्क में फैशन रैम्प कर चुके हैं. फैशन रैम्प पे लास्ट ईयर यू आर द मॉडल. That's right. Yeah, इस बार मैं thank चाहता हूँ you. शरद जी वहाँ पे वॉक करें. शरद जी वहाँ पे, वो तो लगते हैं फिल्म स्टार, वो वॉक करें. मेरी एक दुविधा है जाते जाते कि भाई देखिए मेरी एक तो खैर जो भी बाल है बहुत बढ़ गई है, और जब से बदायूं हुआ है मैं लाइक काइंड ऑफ अ शॉक हूँ कि बाल कटवाऊं कि नहीं, और कौन से नाई को पकड़ूं बाल कटवाने के लिए, बिकॉज यू नो Yeah. मैं किसी के भी अस्तूरा अपने गर्दन तक आने नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ. लेट्स सी कि कब मैं उस डर से बाहर निकलूंगा. बट एज यू सेड, भगवान राम और महादेव की कृपा है, तो ऐसे कोई भी अस्तूरे जो हमारे गर्दन तक पहुंचेंगे वो टूट जाएंगे, पहले उनके हाथ उखाड़ ली जाएगी. दिस इज व्हाट यू नो सनातनीज शुड बी ट्रेंड. ये डर कर रहना, और ये जो लास्टली देश जी ने जो कॉन्शियस को अप करने की बात बोली बिल्कुल सही है. इवेंचुअली हमारा धर्म में दोनों है, और कॉन्शियस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आवर प्रोटेक्शन और बेस्ट टूल अगेंस्ट एनी सच होलिकास ऑफ द वर्ल्ड. एंड Thank you all. संक्रांत जी, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, आप I'll contact you later. बिल्कुल बिल्कुल It is बिल्कुल स्वागत है. like it is about के the where is in what has happened to India and where is India today and why is it there. So बिल्कुल. आपके साथ शेयर करूंगा कभी. और anyone, any of the authors also in the view, अगर जो people want to publish their books, so Sankrant ji is there from Garuda Publications. आप उनको contact कर सकते हैं. If you are looking for a book and a good title, get it approved, or he will be happy to help you. So with that, we'll end the show today. Thank you all very much for joining. जय श्री राम. सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. होलिका, प्रहलाद और नरसिंह देव की लीला को हमेशा याद रखिए. वेरी इंस्ट्रक्टिव. और सनातन धर्म इज द ओनली कल्चर वेयर नरसिंह देव प्रोटेक्ट्स ए चाइल्ड. तो बच्चों को बचाने के लिए बहुत ही सुंदर कहानी है. सभी बच्चों को सुनाइए वो. थैंक यू एंड नमस्ते.